नमस्कार। आज का पहला जजमेंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई। देखने में बहुत सिंपल जजमेंट दिखता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। दिस वाज द फर्स्ट जजमेंट जिसमें जो पेरेंटहुड में मदर का इक्वल राइट्स है, इसको चैलेंज किया गया था। इट वाज अंडर आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका जो फैक्ट्स है ये छोटा सा कि उसमें जो मदर थी गीता हरिहरन, शी वांटेड टू मेक सम इन्वेस्टमेंट फॉर हर सन एंड उन्होंने एक आरबीआई के कुछ रिलीफ बॉन्ड वो खरीदना चाहती थी एंड शी सेंट एन एप्लीकेशन फॉर परचेसिंग द सेम फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉर हर फॉर ऑन बिहाफ ऑफ हर सन who was a minor that time. When this application went to RBI sent it back saying that you are not a guardian. आप उसकी गार्जियन नहीं, नेचुरल गार्जियन है। टू मदर गेटिंग सच काइंड ऑफ लेटर कि मैं बच्चे की गार्जियन नहीं हूँ, इट वाज वेरी शॉकिंग टू हर। गीता हरिहरन बहुत बड़ी ऑथर भी है, तो उनको लगा कि नहीं, हाउ कैन इट दिस पे। शी चैलेंज दिस मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। व्हेन इट वाज चैलेंज, तो सेक्शन 6 है जो गार्जियन हिंदू गार्जियनशिप एक्ट का है, तो उसको चैलेंज किया गया। जब सेक्शन 6 को चैलेंज किया गया तो उस समय उसमें ऐसे क्या था, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ये बोलता है कि द मदर इज अ नेचुरल गार्जियन इन द एब्सेंस ऑफ फादर। अब एब्सेंस ऑफ फादर में आफ्टर द वर्ड यूज इज आफ्टर, तो जो इसका इंटरप्रिटेशन आया बाद में वो था इन द एब्सेंस ऑफ फादर। तो अगर फादर इज नो मोर देन मदर इज ए गार्जियन, वो नेचुरल प्रोसेस में हो गया। बट व्हाई मदर इज नॉट अ नेचुरल गार्जियन, तो इसमें काफी बहस हुई। बट अल्टीमेटली जो सेक्शन 6 था उसको वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनली रखा गया। वो ये तो नहीं हुआ, मतलब स्ट्रक डाउन तो नहीं हुआ, और आज भी वो वैसे के वैसा ही है। बस सेक्शन 6 के हिसाब से मदर विल बी अ नेचुरल गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ फादर। अब एब्सेंस ऑफ फादर को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया, इज नॉट डेथ बट इट विल बी लाइक फॉर कंसिडरेबल टाइम ही इज आउट ऑफ इंडिया और ही इज अवे फ्रॉम द फैमिली, or he is not looking, he is not interested in welfare of the child, he is not there present for the child. In those conditions it will be deemed as the mother is the natural guardian. तो आज भी वो सेक्शन वैसे के वैसा ही है। बट लकीली जब 2010 में एक गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट हुई जिसमें मदर को भी नेचुरल गार्जियन बोला गया, शी कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड ए गार्जियन। तो वहाँ वर्ड नेचुरल नहीं यूज है, बट बिकॉज गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट सभी को लगता है, ऑल कास्ट, कोई भी आप कोई भी रिलीजन हो तो सभी को ही अप्लाई होता है। तो समवेयर 2010 में ये अमेंडमेंट तो हो गई, बट जो ये एक्ट है वो अभी के अभी वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। एंड वी कैन हैव वन मोर जजमेंट, एबीसी वर्सेस स्टेट। दिस जजमेंट केम फॉर अनवेड मदर। इसमें अनवेड मदर को बोला गया था कि उसके बच्चे का फादर कौन है वो डिस्क्लोज करना है व्हेनेवर शी गोज टू स्कूल, या कोई फॉर्म है सरकारी, कुछ भी फॉर्म है, तो शी हैज टू डिस्क्लोज द फादर्स नेम। तो दिस जजमेंट केम एज अ वेरी बिग रिलीफ टू अनवेड मदर। तो कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करता है कि मदर को भी उतना पावर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि शी इज ऑल्सो ए गार्जियन, नेचुरल गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें अनवेड मदर को कहा गया कि ये जस्टिस विक्रमजीत सेन का जजमेंट है कि she is not supposed to declare who is the father of the child if she is unwed. तो ये भी बहुत पावरफुल जजमेंट था, and this is also available on the net, do read it. तो whenever any questions come related to मतलब गीता हरिहरन से आरबीआई, तो you have to mention these judgments also, and section 19 also जिसमें amendment in the year 2010. तो गीता हरिहरन still holds very good law, बट उसमें देर इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन। एंड पर्सनली उसमें कुछ भी मतलब जो कानून है उसमें लेजिस्लेचर का जो काम है वो कोर्ट ने नहीं किया, इट जस्ट इंटरप्रेट एंड मॉडिफाइड इन अ बेटर वे कि मदर इज ऑल्सो a natural guardian in the absence of the father. It did not say the mother is equal guardian. This is the ratio laid down. So somewhere the women were not happy with this judgment. But now as the days are going and गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में सेक्शन 19 में जो चेंजेस हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि मदर इज ऑल्सो गार्जियन। बट हिंदू जो एक्ट है उसमें आज भी फादर इज द नेचुरल गार्जियन, उसमें बहुत सारी कंडीशंस भी है। बट इफ यू गो टू मेनी जजमेंट्स फॉर द कस्टडी पर्पस, तो यू विल ऑलवेज से इट इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज सिन। बट लेकिन जब गार्जियन की बात आती है प्रॉपर्टी के लिए,
या फिर कुछ और चीजों के लिए, तो इट विल ऑलवेज बी अ फादर अंडर हिंदू लॉ. So this judgment still holds very good, and this will continue. Though there are many other judgments which do support the mother is also equally entitled to the custody. लेकिन दिस जजमेंट, ये जो जजमेंट है गीता हरियन, वो आज भी मतलब लॉ में या किताबों में वैसा ही का वैसा ही है. और बहुत बार लॉ कमीशन ने बहुत बार बोला कि सेक्शन 6 है वो चेंज होना चाहिए, लेकिन हिंदू गार्जियनशिप में अभी तक कोई चेंजेस वैसे हुए नहीं है, except guardian ward says which applies to all the caste people, all the religions. There is a change जिसमें मदर को इक्वल गार्जियनशिप दिया है, तो उस लॉ को भी बहुत लोग फॉलो करते हैं और अडॉप्शन के लिए भी वो लॉ काम आता है. दिस इज गीता हरियन जजमेंट इन शॉर्ट. नेक्स्ट वी गो टू शायरा बानो जजमेंट. शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस ए लैंडमार्क जजमेंट. जो हमारी मुस्लिम बहनें थी उनके लिए ये जजमेंट आई वुड से इट्स अ मिराकल. देर आर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है, ट्यूनिशिया है, इन सब ये बहुत सारी मुस्लिम्स कंट्री है, इसमें ट्रिपल तलाक को बिल्कुल मान्यता नहीं है. बट इन आवर कंट्री दो इट इज मल्टी रिलीजन कंट्री और बहुत सारी कास्ट है, सब कास्ट है, बट स्टिल द ट्रिपल तलाक कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम. एंड देयर वाज बहुत समय ऐसे पिटिशंस भी आई कोर्ट के सामने, लेकिन व्हेन शायरा बानो came, there was a constitution bench बैठा 5 जजेस का, and the judgment came in favor of the Muslim women कि ट्रिपल तलाक ये मतलब constitutionally valid नहीं है. Of course this judgment was divided by the ratio of 3:2, और जो माइनॉरिटी रेशियो था जस्टिस केहर और जस्टिस नाजिर का, उन्होंने कहा कि जो ये मैटर है वो रिलीजन का है, और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया में रहने, देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसका रिलीजन प्रोफेस करने का, उसके प्रैक्टिस है, उसके कस्टम फॉलो करने का अधिकार है. तो समवेयर इट इज कन्फ्लिक्टिंग विद द मुस्लिम वुमेन्स राइट एंड एज वेल आर्टिकल 25. तो बोला कि ये लेजिस्लेचर का जॉब है एंड दे शुड लेजिस्लेट इफ दे आर रियली इंटरेस्टेड कि वो वुमेन को भी इक्वल और मुस्लिम वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, या उनको ऐसे डिवोर्स या ट्रिपल तलाक का जो स्वर्ड उन पर लटकता रहता है कि हस्बैंड कहीं भी 3 बार तलाक बोलेगा और उनको घर से निकलना पड़ेगा एंड देयर मैरिजेस विल बी डिसॉल्व. तो और आर्टिकल 14 जो कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि सभी को इक्वल राइट है, तो वो यहाँ पर वुमेन को नहीं मिल रहे थे, एंड स्पेशली मुस्लिम वुमेन को. तो आर्टिकल 14 का इतना डिस्कशन नहीं हुआ समवेयर, बट जो इसका मेजोरिटी जजमेंट है 3 जजेस का, उन्होंने यही कहा कि ट्रिपल तलाक ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और किसी भी तरीके से दिस प्रैक्टिस कैन नॉट कंटिन्यू एंड इट वाज होल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो ये रिचुअल चला गया, और उसके बाद लकीली कुछ सालों के बाद, या आई वुड से आई थिंक विद इन 2 years ओनली, मुस्लिम वुमेन का प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन मैरिज 2019 में एक बिल पार्लियामेंट में पास हुआ जिसमें ट्रिपल तलाक को स्ट्रक ऑफ कर दिया गया. एंड एनी मुस्लिम मैन डिवोर्सिंग हिज वाइफ बाय वे ऑफ ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक बोलकर, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और उसको क्रिमिनल ऑफेंस की संज्ञा दी गई, परिभाषा दी गई, एंड इट वुड बी वॉइड इलीगल, उससे उनका मैरिज डिसॉल्व नहीं होगा, एंड इट विल बी क्रिमिनल ऑफेंस, इसमें उनको 3 years की सजा भी हो सकती है. एंड देयर वर मेनी एफआईआर लॉजेस ऑन दिस काउंट. ऑफकोर्स ये कहा जाता है कि जब भी एफआईआर लॉज होता है तो वो व्यक्ति जो हस्बैंड होता है वो आके बोलता है मैंने बोला ही नहीं. तो देर आर विटनेसेस विच द वुमेन हैज टू ब्रिंग, देर आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है इसमें, लेकिन समवेयर दिस मुस्लिम वुमेन्स आर नाउ प्रोटेक्टेड कि ट्रिपल तलाक बोलकर उनको घर से निकाला नहीं जाएगा, देयर मैरिजेस विल नॉट बिकॉज देर वर मेनी केसेस जिसमें 20-20 साल लेडीज साथ में रही है, उनको 3 बार तलाक का बोलकर उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है कि यू आर नो मोर अ वाइफ. तो दिस जजमेंट केम एज अ वेरी बिग रिलीफ टू द मुस्लिम वुमेन. एंड उसके बाद जो बिल आया, जो कानून आया, ऑफ कोर्स इट हैज हेल्प्ड ऑल द मुस्लिम वुमेन्स. इसका विरोध भी हुआ, लेकिन जब कानून मेजोरिटी से पास हो गया तो इट इज अ वेरी गुड लॉ for the woman and any woman on the earth whichever caste she will, of course she wants to, उसको अपना मैरिज प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो दिस बिल या जो ये लॉ आया है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019, इट इज इन फेवर ऑफ द वुमेन. दिस इज ऑल्सो मैटर कि वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है which is expected in AOR examination. And why it is a landmark judgment? Because of this judgment this law was passed.
अगर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनता, नहीं जजमेंट प्रोक्लेम होता, तो कहीं ना कहीं इस पर बहस नहीं चढ़ती पार्लियामेंट में और लॉ नहीं बनता। एंड समवेयर इस जजमेंट, इफ यू रीड इस जजमेंट प्रॉपरली, इसमें कहा कि इट इज अ जॉब ऑफ द लेजिस्लेचर कि उनको ये इस पर कुछ कानून बनाना चाहिए। एंड वो आई वुड से ये शिलालेख था, ये जजमेंट जिसकी वजह से ये कानून बना। तो वी शुड ऑलवेज मतलब ये जजमेंट एक सेलिब्रेटेड जजमेंट होगा एंड दिस हैज पेव्ड द वे फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज हमारे देश में हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन सभी के लिए अलग अलग लॉ है, मुस्लिम्स के लिए तो ये पर्सनल लॉ सब अलग अलग होने से वजह से every woman has a different rights and different responsibility। जैसे तो somewhere यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ये हमारा पहल ऐसे कह सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर आवर कंट्री टू फॉलो दैट, बट एटलीस्ट इट्स अ बिगनिंग कि मुस्लिम वुमेन को भी वही अधिकार मिल रहे हैं कहीं ना कहीं जो हिंदू वुमेन्स को अलाउड थे। So this is a very good judgment। इसमें जो दो इशू फॉर्मुलेट हुए थे, I will read out whether the practice of talaq is an essential part of the Islam। those who are sitting for exam, they should know these two issues, and whether the protection of triple talaq violates fundamental rights of a woman। fundamental rights के बारे में इतनी इसमें डिस्कशन नहीं हुई जितनी मुस्लिम वुमेन के राइट्स के बारे में हुई, एंड दिस हैज पेव्ड फॉर देयर गुडनेस कि उनका फ्यूचर और लाइफ अच्छा बन गया। नाउ नेक्स्ट कम टू दी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, शरद बिर्डिजन सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये पुणे शहर का जो जजमेंट है और बहुत ही पुराना जजमेंट है, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे जजमेंट्स आए, बस दिस जजमेंट इज साइटेड सो मेनी टाइम्स, और इसने जो लॉ ऑफ एविडेंस है हमारे देश में उसको डेवलप करने में काफी हेल्प की है। मतलब ऐसा शायद बहुत ही कम क्रिमिनल मैटर्स है जिसमें इस जो हायर लेवल पे डिस्कशन किए गए हैं। दिस जजमेंट वाज इसमें जो लॉयर थे एक्यूज के वो राम जेठमलानी सर थे, जिनको ऐसा लॉयर जो ऐसा कोई लॉयर नहीं है हमारे देश में जिन्होंने उनका नाम नहीं सुना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया था ना, और उन्होंने सेक्शन जो 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था इसमें कि वो कहाँ पर अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई नहीं होगा, और सर्कमटेंशियल एविडेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी है इसमें। तो इफ यू एवर कम अक्रॉस एनी केस ऑफ क्रिमिनल नेचर जिसमें सर्कमटेंशियल एविडेंस के बारे में आपका पूरा एविडेंस है, तो because see when there is circumstantial evidence it means there is no direct evidence, there is a possibility in many cases कि जो गुनाह है वो बंद कमरे में हुआ है and accused and the deceased or complainant are in the inside one room, so there will never be a direct evidence। तो ऐसे समय में this judgment comes to the very handy। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस को इतनी अच्छे से बहुत कम मैटर्स में डेवलप किया गया। आई रीड आउट वन पैरा ऑफ दिस जजमेंट जिसमें 5 गोल्डन रूल्स बताए हैं कि सर्कमटेंशियल एविडेंस को कितनी तवज्जो दी गई है एंड वो सर्कमटेंशियल एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट है और हाउ इट शुड बी प्रूव्ड। आई रीड आउट दिस जजमेंट इफ आई कैन शेयर। I'll ask everybody to consider on this. There are 5 rules. Just a minute. A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It may be noted here that this court indicated that the circumstances concerned must or should and not may be established. These words are very important. There is not only a grammatical but a legal distinction between may be proved and must be or should be proved, as was held by this court in Shivaji Sahabrao Bobde and another versus State of Maharashtra। ये judgment इसमें follow किया गया था, where the following observations were made. Certainly, it is primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict, and mental distance between may be and must be is a long and divides vague conjectures from sure conclusions. The facts to establish should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. That is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty. The circumstances should be of a conclusive nature and tendency. They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and there must be a chain of evidence
so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused, and must show that in all human probability the act must have been done by the accused. ये जो 5 गोल्डन रूल्स है, इनको आपको हमेशा कोई भी मैटर में, आपको जब भी आप क्रिमिनल मैटर देखते हैं तो सर्कमटेंशियल एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें ऐसे नहीं कि दिस इज पॉसिबल. नाउ बैक टू दिस केस. दिस वाज अ केस व्हिच वाज द अक्यूज्ड वाज चार्ज अंडर मर्डर ऑफ हिज ओन वाइफ और 2 रिलेटिव्स को किया था. तो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट से तो 2 रिलेटिव छूट गए, जो हस्बैंड था वो सुप्रीम कोर्ट गया. इसमें जो लेडी थी, वो जो हस्बैंड कह रहे थे कि उसने सुसाइड कमिट किया है, बट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी वाज दैट नहीं, उसने डिफेंस का स्टोरी था कि सुसाइड किया, उसने कमिट करा है, बट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी वाज दैट कि उसका मर्डर हुआ है. एंड ये जो मंजू नाम की लेडी थी, इसकी शादी हुई थी नई एंड शी वाज नॉट गेटिंग गुड अटेंशन फ्रॉम हर हस्बैंड. तो वो हमेशा बार बार अपने मायके भीड़ चली जाती थी पुणे से, और उसने जब भी वो अपने मायके जाती थी, वो अपने जो परिवार वाले हैं, बहन वगैरह, उनको कुछ बातें भी बताती थी कि हस्बैंड इज नॉट गिविंग मी गुड अटेंशन, और बहुत सारा उसने टॉर्चर का एलिगेशंस बताया जो ओरल था. देन शी रोट फ्यू लेटर्स ऑल्सो फ्रॉम पुणे टू बीड, और एक लेटर उसने अपनी बहन को लिखा था जो काफी, और उसमें भी उसने बहुत सारे मतलब बातें लिखी थी. तो उसमें वो ऐसे भी लिख रही, मुझे घर में फाउल कुछ ये आ रहा है, बास आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो शी वाज टेलिंग कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड ऑल दीज लेटर्स वर आल्सो प्रोड्यूस. तो लेटर्स तो जो कोर्ट के सामने आए, तो समवेयर जो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो इस पे ये था कि जो ये जो लेटर्स है अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 32, ये डिसीज का मतलब बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन है. अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है अंडर सेक्शन 32? इमीडिएटली बिफोर द डेथ, कि आदमी कुछ अपने बारे में कहता है, या फिर वो कहता है कि उसे किसी चीज से डर लगता है, ये वो अपनी मृत्यु के बारे में कुछ कहता है. तो आर्टिकल सेक्शन 32 का जब ये बात सामने आई, तो राम जेठमलानी सर ने ये आर्ग्यू किया कि उसमें प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए. शी मस्ट हैव रिटन लेटर एट सम अदर पॉइंट, एंड देयर इज काफी डिस्टेंस था, काफी समय का लॉन्ग मतलब काफी दिनों का फर्क था. तो दिस लेटर्स कैन नॉट बी टेकन एज अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. एंड सेम टाइम पे अगर ओरली उसने किसी को कुछ बोला है, तो ऑफकोर्स जब उनकी बेटी की डेथ हो गई है, तो दिस विटनेसेस आर नेचुरली गोइंग टू एक्सेगरेट द फैक्ट्स कि उनकी बेटी को तकलीफ है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर डॉटर, दे आर गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट द इन लॉज. तो वो ज्यादा ही बोलेंगे, वो एक्सेगरेट करेंगे फैक्ट्स को. तो दिस ऑल वर टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड द अक्यूज्ड वाज रिलीज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ही वाज एक्विटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो ध्यान रखिए, दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो मर्डर का केस था उसमें उसको सुसाइड को कंसिडर किया गया. एंड देयर वाज अ, क्योंकि वो रूम में उस समय वो 2 ही लोग थे, और जिसको आफ्टर कंडक्ट था, आफ्टर शी वाज डिक्लेयर्ड एज अ डेड, तो उसने डॉक्टर्स को बुलाए थे और बहुत सारी चीजें की थी. तो उसका कंडक्ट ऐसा नहीं था कि इट वाज पॉइंटिंग दैट ही हैज एडमिनिस्टर्ड द पॉइजन टू हर. तो दिस वाज टेकन इनटू ऑल दिस फैक्ट्स, एंड मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट सर्कमटेंशियल एविडेंस की अगर चेन कंप्लीट नहीं होती है, एंड देयर आर लूपहोल्स इन, द अक्यूज्ड विल नॉट बी कन्विक्टेड. और जो शिवाजी बोबड़े का जजमेंट है उसको भी कंटिन्यूस में मतलब फॉलो किया गया. तो दीज ऑल फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो दिस जजमेंट इज व्हाई, मतलब ये योर एग्जामिनेशन में क्यों डाला गया, उसका रीजन है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस आगे की जो भी लॉ ऑफ एविडेंस डेवलप हुआ, वो इस जजमेंट को बहुत हेल्प किया. और वो जितने भी जजमेंट्स आए वो बोले सर्कमटेंशियल एविडेंस में मे भी नहीं होना चाहिए, मस्ट बी. मतलब यू कैन नॉट कन्विक्ट अ पर्सन कि मे बी ही वॉज देयर इन द रूम, or he has to explain. तो जो burden of proof है, it will always be on the complainant or the prosecution. अगर complainant deceased है तो prosecution and their witnesses, not on the accused. तो he was acquitted, but this judgment is a landmark judgment. And why this judgment was brought in your syllabus? Now you all should know कि इसने criminal practice को, law of evidence को काफी develop किया. आगे आने वाले जितने भी judgments आए, कई बार cite भी हुआ है बहुत सारे judgments में.